and in current electricity the electric charge is in motion, but in case of electrostatic we'll see that electric charge is at rest. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे बात कर लो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड उसके बगल में और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द, एक लॉ है उसके लिए, दैट इज कूलम्स लॉ, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली विल स्टडी दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली सेज दैट व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, एंड अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, या फिर जो चार्ज होता है, इंडिविजुअल चार्ज होता है, ठीक है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आइदर इट विल बी रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम आते हैं टॉपिक पे, दैट इज योर चार्ज इज एट रेस्ट। तो सबको पता है दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन is a basic fundamental charge having a value of 1.6 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? माइनस ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन इज हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस 1.6, इसी तरह न्यूट्रॉन हैविंग 0 चार्ज, ठीक है, और इसको प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लस ई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस ई से। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव सीन दैट द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लेकिन वो जो फ्लो ऑफ चार्ज था दैट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we'll consider both positive charge as well as negative charge. Understood? ठीक है, देन न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0। अगर हम बात करें मास की, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? देखो इसका मास है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, एंड न्यूट्रॉन का मास है 1.675 माइनस 27 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन सबसे, अगर ये तीनों में अगर हम बोले कि किसका मास ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है देन प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या फिर जिसका मास बहुत कम है, ठीक है। एंड ये कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एक एटम होता है, एटम के अंदर बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड outside this nucleus there is a cloud of charge particle that is known as electron which revolves around the nucleus, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर टाइटली पैक्ड विद अ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड जो अगर बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे कैन मूव फ्रीली, whereas in case of insulator the free electrons, या फिर बोल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, द प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स तो होता है, बिकॉज क्योंकि देखो हर एक चीज, हर एक मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ दिस 3 सब एटमिक पार्टिकल्स, यस और नो। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर, ठीक, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो इजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। वी हैव रेड ऑल दिस थिंग्स इन द चैप्टर ऑफ
करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द चार्ज एंड द मास ऑफ दोज चार्ज। ठीक है, देखो और एक चीज देखो, यहां पे देखो क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। पहला प्रॉपर्टी लिखोगे लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, देन चार्ज सॉरी, अच्छा, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, एंड द थर्ड वन, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज उतना सही आ नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बियर करना। तो लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है, एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बोथ। ठीक है, देखो जब मैंने वेक्टर चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, तो वेक्टर चैप्टर साथ देखना, मैंने बताया हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, आइदर इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल सी दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे बोलते हैं क्वांटम, जब होता है ना क्वांटम फिजिक्स, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वांटाइज मतलब सबसे छोटा वैल्यू चार्ज का, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू, जैसे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, क्वांटम एनर्जी, ठीक है, क्वांटम एनर्जी। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा मतलब जो चीज है उसका स्टडी करना, ठीक है। तो बात करें क्वांटम एनर्जी मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, वो क्या हो सकता है क्वांटम एनर्जी में, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखने चलेगा, ये हम आगे चल डिस्कस करेंगे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। दैट इज एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम वैल्यू होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसका जो क्वांटम वैल्यू होता है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज h/2π। दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह मास का जो मास है, मास का भी एक क्वांटम वैल्यू होना चाहिए, बट टिल डेट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड द क्वांटम वैल्यू ऑफ मास। अंडरस्टूड? क्वांटम वैल्यू ऑफ मास जो है या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, वो अभी तक पता नहीं लग सका। अंडरस्टूड? ठीक है। क्वांटम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज एच न्यू, एंगुलर मोमेंटम इज h/2π, मास का अभी तक पता नहीं लग सका। बट इन केस ऑफ चार्ज, चार्ज का हमें पता है, दैट चार्ज इज गिवन बाय, इन केस ऑफ चार्ज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय Q equals to plus or minus n into E, where E is the value of electron and n is an integer having value of 1, 2, 3, 4 so on up to infinity. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ठीक है। अगर इसमें हम 1 पुट करूं, n की जगह 1 पुट करूं, तो Q इक्वल्स टू आइदर प्लस और माइनस E, प्लस E होगा तो प्रोटॉन एंड माइनस ई होगा तो इलेक्ट्रॉन। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। अगर इसका हमें क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे हम
1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमें टोटल चार्ज मिलेगा इससे, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होता है ना वो फ्रैक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। मान लो अगर बताऊं तुम्हें, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ ए चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब चार्ज जो है इसका इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या तो इट कैन बी 2e 3e, देखो 1.5e ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1.5e मतलब फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब है चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है, चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, आ रही बात समझ में, ठीक है। मिटा दें इसे, चलो जैसे मैंने बताया अभी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल या फिर जो स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, बट वी ऑल्सो नो दैट दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। किससे बने ये, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, ठीक है। अब चाहो तो आप लिख सकते हो। अब क्वार्क्स में क्या होता है, देखो अब बात करूं मैं क्वार्क्स की, और एक होता है एंटी क्वार्क्स, ये होता है ना एंटी क्वार्क्स। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क में क्या है, दैट इज +2/3 एंड डाउन क्वार्क क्या है, -1/3, ठीक है। इसी तरह एंटी क्वार्क में ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा +1/3 डाउन क्वार्क में, ठीक है। ये है क्वार्क, ये है एंटी क्वार्क। क्वार्क में क्या है, अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। तो हम बात करेंगे प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन इज हैविंग a positive E charge and it is made up of two up quarks and one down quarks, ठीक है। जैसे कि 2 up quarks क्या हो गया, 2 times of 2e/3 that is 4e/3 and 1 down quark that is -e/3, ये बन जाएगा 3e/3 या फिर +e, ठीक है। देखो बना ये, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 up quarks and 1 down quarks। इसी तरह न्यूट्रॉन is also made up of 1 up quark and 2 down quark, जैसे कि 1 up quark क्या हो जाएगा, 2e/3 -2e/3 -2e/3 that is equals to 0, ठीक है। प्रोटॉन का वैल्यू क्या है, इतना 0 है, चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट मेड अप ऑफ दिस क्वार्क्स, अंडरस्टूड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज -1.6 into the -19 कूलम -e, बट इन केस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये होगा like charge repel, unlike charge attract, then charge is a scalar quantity and charge is quantized, ठीक। The number fifth point is charge is conserved, मतलब चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में हम बात कर रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है।
भले ही उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज बन रहा होगा या फिर टूट रहा होगा, बट overall that isolated system is having a constant amount of charge. इसे बोलते हैं quantized charge is conserved. ठीक है? तो चार्ज इस मतलब क्या हो गया? It can either be created or be destroyed. ठीक है? चलो. Next is जैसे मैं बता रहा था अभी, when charge is at rest, it produces electric field. Charge at rest. Charge at rest, it produces electric field. Produces electric field. ठीक. Number 7. Charge in motion produces both magnetic and electric field. A charge in motion, you have a constant velocity. Charge in constant velocity produces electric and magnetic field. Electric and magnetic. Okay. Number 8 point is accelerated charge. Accelerated charge produces electric, magnetic and radiates energy, and it radiates energy. देखो ध्यान से देखो, एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. चार्ज इस अंदर समझ में आ गया? ठीक है. नंबर 6 पॉइंट इज चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. देखो चार्ज रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. लेकिन अगर चार्ज मोशन में है and moving with a constant velocity, means acceleration is equals to 0, at that time it produces electric field as well as magnetic field. ठीक है. But the same charge if it is accelerated मतलब velocity constant नहीं है, then at that time electric field तो produce होगा ही होगा क्योंकि वो charge है. Magnetic field produce होगा because of motion and also it radiates energy because of acceleration. Understood? ठीक है. देखो इसे. चलो एक एग्जांपल करते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. एक नेगेटिव चार्ज है, दैट इज 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज. इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 कूलम ऑफ चार्ज है. ठीक है. जैसे हम बताएं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? A single electron, 1e, it is having 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the amount of charge that one electron consists of. अगर 1 coulomb of charge होगा तो from the quantization of charge we know that Q equals to plus or minus NE. तो हमें N निकालना है, number of electrons निकालना है, that is Q by G. ठीक है. And Q is given, that is 1 coulomb. And what is the value of charge? 1.6 into 10 to the power minus 19. तो ये आएगा approximately 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. That 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons present in 1 coulomb of charge. तो इसलिए 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. एक बड़ा यूनिट है कूलम. ठीक है. 1 कूलम के अंदर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. ठीक. ठीक है. हेडिंग का नाम लिख सकते हो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, understood, and it conducts electricity, whereas insulators doesn't have free electrons
एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल भी है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस एंड if we due to the what is that if you increase the temperature, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो कंडक्टर में क्या होता है हमने देखा था, in case of a conductor if we increase the temperature then resistivity also increases as a result of which the conductivity decreases. But in case of an insulator अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज होता है। ठीक है, बट टेम्परेचर क्या करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे, हल्का फुल्का बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But in case of a semiconductor, the charge carriers are both electrons and holes. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल्स में एक चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। But for time being, try to understand that semiconductor is a type of material which is having very less number of free charges, or the charge carriers are very less, that is electrons and holes. Or increase in temperature increases the conductivity, or else we can say that it decreases the resistivity. Understood? ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increasing temperature, ठीक है। And it is a good conductor of electricity. It is a good conductor of, sorry, or it is like it conducts electricity. It conducts electricity. ठीक है? This is the case of conductors. And in case of insulators क्या होगा देखो? No free electrons. Conductivity increases with increase in temperature, and it does not conduct electricity. चलो सिंपल सी बात है, कंडक्टर्स बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Whereas in case of an insulator, we can say that there is no free electrons, या फिर free electrons होगा भी तो बहुत ही कम है, which doesn't take part in the conduction, और टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे then only it starts conducting, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी तक घट जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड द थर्ड वाज द सेमीकंडक्टर which is having a major charge carriers are electrons and holes। ठीक है। with the increasing temperature this major charge carriers, ठीक है, which also increases, as a result of which the conductivity also increases। ठीक है। this is all about the conductors and insulators। this is the charging of a body, charging of a body। so what are the methods of charging a body? अगर एक बॉडी को हमें चार्ज करना है तो उसे हम कैसे चार्ज करें? So basically there are three methods. Number one is by rubbing. Second one is by contact. And the third one is by induction. ठीक, चलो एक एक पॉइंट से मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। बाय रबिंग का मतलब क्या होता है? अगर दो सरफेस है मेरे पास, मान लो दो ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन कंडक्टर्स है, अगर दोनों को आपस में रब करता हूं, ठीक है, दोनों नॉन कंडक्टर्स हैं, आपस में रब किया, अगर दोनों आपस में रब किया, अगर दोनों इंसुलेटर हैं, नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर मान लो, दोनों इंसुलेटर का मैं रब करता हूं, व्हाट विल हैपन? ड्यू टू फ्रिक्शन से क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हीट एनर्जी में से क्या होगा ना, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
which are tightly bound, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ड्यू टू दिस हीट एनर्जी इट विल इजेक्ट फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द इंसुलेटर। तो एक में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लेगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिया वो बनेगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? तो ट्रांसफर किसका हो रहा है, चार्ज का हो रहा है ना। कौन सा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होगा, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर होगा, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर बाय रबिंग, फ्रिक्शन वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एंड ड्यू टू हीट एनर्जी व्हाट विल हैपन, दस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम one object to another object. Understood? So this is the method of charging of two bodies. तो चार्ज हो गया, तो मान लो इनिशियल दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। अब जब मैं घिसता हूं इसे, तो न्यूट्रल से क्या बन गया, ये चार्ज बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया तो ये बन गया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिया तो ये बन गया नेगेटिव। तो दोनों क्या बन गए, चार्ज बॉडी बन गया ना, कैसा ना। तो दिस इज द वे हाउ टू चार्ज ए बॉडी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज बाय कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट्स कैसे करेंगे, सपोज मान लो अब जो मैंने रब किया था इसे, ये जो इंसुलेटर है इसके पास मान लो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। यस और नो? इस नेगेटिव चार्ज को अगर एक मेटल स्फीयर है, अगर इस जो ये बॉडी था, जो ऑब्जेक्ट था इंसुलेटर, व्हिच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, इफ आई मेक कांटेक्ट विद दिस मेटल स्फीयर, तो क्या होगा, मेटल स्फीयर जो कि इनिशियल क्या था, तो अच्छा कि मान लो एक स्टैंड से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू अ स्टैंड, ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक है, दिस इज आल्सो एन इंसुलेटर, और ये ऐसे अगर मैं टच कर दूं इसे यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, दिस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू दिस मेटल स्फीयर। यस, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल स्फीयर पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब ये फ्लो करेगा, ठीक है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मैंने कहा था सेम चार्ज रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अरेंज हो जाएगा ऐसे। अंडरस्टूड? इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल स्फीयर। अंडरस्टूड? अब क्या करूंगा मैं इसे, मान लो अब अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, तो अब इस पास कितना चार्ज बचा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। पहले क्या था, न्यूट्रल, पहले क्या था, न्यूट्रल था ना। अब जब मैंने इससे एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लगाया, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, दिस मेटल स्फीयर बिकम्स ए नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे प्लास्टिक रॉड में, यहाँ पे प्लास्टिक का एक रॉड है, यहाँ पे मैंने करंट किया हुआ है, यहाँ पे क्यों करंट किया, अब प्लास्टिक वैसे अगर मैं इसको नॉर्मली अगर सरफेस में, अर्थ के सरफेस में अगर रख दूं, व्हाट विल हैपन, this excess negative charge will flow to the ground. Understood? तो इसमें क्या किया, इसको आइसोलेटेड करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का एक रॉड लगा दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस इज द वे टू चार्ज ए बॉडी बाय कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट विल सी बाय इंडक्शन, हाउ टू चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, अब इंडक्शन से क्या होगा, देखो जैसे मैंने तुमको बताया, अगर मान लो मेरे पास दो इंसुलेटर्स हैं, या मान लो जो इंसुलेटर ये कॉम है, प्लास्टिक कॉम, जिसे हम कंघी करते हैं, प्लास्टिक कॉम, ठीक है। तो प्लास्टिक कॉम को अगर मैं अपने हेयर में क्या करूँ, ऐसे घिसूं सर पे, ठीक है, ऐसे घिस दूं, जब घिसने से क्या होगा ना, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो मान लो ये नेगेटिव बन गया, क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज सपोज, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को जो इंसुलेटर था, जो कि नेगेटिव बन गया, ड्यू बाय रबिंग, अब जो एक मेटल स्फीयर यहाँ पे लेता हूं मैं, यहाँ पे सपोज दिस इज मेटल स्फीयर, इट इज अगेन कनेक्टेड टू अ प्लास्टिक रॉड, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इनिशियल में क्या था, न्यूट्रल था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या था, सेम। तो ये न्यूट्रल था इनिशियली। जब इसको मैं पास में लेता हूं, अभी टच नहीं करना है, सेकंड केस में क्या था, टच करना है, बट इन द थर्ड केस इसको टच नहीं करना है, इसको दूर रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है, डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, दिस साइड द नेगेटिव चार्ज विल ट्रांसफर टू द अदर साइड में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव।
तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल दिस इज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओवरऑल ये क्या है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें टच नहीं हुआ है, बस ये दूर में, थोड़ा सा दूर में है इसे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, दिस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर हियर विल ट्रांसफर टू द ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा साइड बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आरती कनेक्ट कर दूं, एक वायर, एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं, एक कंडक्टिंग वायर यहाँ पे लगा दूं, कंडक्टिंग वायर की वजह से होगा क्या, दिस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड, विल फ्लो थ्रू द ग्राउंड, ये ग्राउंड की तरफ क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। अंडरस्टूड? अगर ये ग्राउंड में फ्लो करेगा द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस विल बिकम पॉजिटिव। अब इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूंगा, अब इसको भी हटा दूंगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या होगा, इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या करेगा ये, इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, पूरा सरफेस में क्या करेगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके पास क्या चार्ज है, इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है। आ रही बस समझ में? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक कॉम का, ठीक है। अभी मैंने समझाया बाय इंडक्शन, जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं ना विद हेल्प ऑफ दिस कॉम, तो कॉम से कॉम्बिंग करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन द कॉम बिकम्स चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एज्यूम कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज हो गया, एज्यूम कर लो क्या, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। अच्छा, इस कॉम को अगर मैं टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास, एक पेपर है, पेपर को छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करो, जैसे फाड़ लो, और उसके पास एक कॉम को लेके जाओ, ऐसे कॉम के पास ले जाओ, then you will see that this tiny piece of paper gets attracted to this comb. Yes, why? What is the reason behind it? क्योंकि हमें पता है that opposite charge attracts, ये तो पता है हमें, कैसे ना opposite charge क्या करते हैं, attract करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, बट स्टिल इट अट्रैक्ट्स। क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों है? इसलिए पॉसिबल है, देखो अगर मैं मान लो दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा, दिस इज द कॉम, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा पहले, क्योंकि ये पीसेस ऑफ पेपर है, टाइनी पीस ऑफ पेपर है, तो इसके पास भी क्या होगा, दिस इज आल्सो न्यूट्रल, एडिशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा, इट विल इंड्यूस्ड चार्जेस। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा अदर साइड पे, तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव बना है, दिस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट, ठीक है। कॉम तो अट्रैक्ट होकर नहीं कर सकता टाइनी पीस ऑफ पेपर के लिए, बिकॉज़ ये तो बहुत हेवी है और ये हल्का है, तो ऑब्वियसली यही क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर जो है ये खुद जाके क्या होगा, कॉम के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर हियर विल ट्रांसफर टू द अदर साइड, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या होता है इसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इस टाइनी पीस ऑफ पेपर को इसलिए क्या किया, पहले पोलराइज किया, नेगेटिव पॉजिटिव में इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, देन यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, देन अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ठीक, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन द कॉम एंड द टाइनी पीस ऑफ पेपर, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत समय तक ये होने वाला है? यस, देखो ये बहुत समय तक होने वाला नहीं है, क्योंकि इस कॉम को मैंने पकड़ा हुआ हाथ से, ठीक है। अगर मैं हाथ से पकड़ूंगा इसे तो ऑब्वियसली मेरे हाथ के थ्रू, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे थ्रू जो है चार्ज फ्लो करके ग्राउंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है।
it happens for a very short interval of time. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? अच्छा, दो चार्ज बॉडी है, सिमिलर चार्ज बॉडी है, क्या वो अट्रैक्ट एक दूसरे को कर सकते हैं? यस, बताओ. टू सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्ज बॉडी हैं, अगर वो दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस. रीजन क्या देखो, इसी केस को लेते हैं, इसी केस को लेते हैं. मान लो यहां पे कुछ एक पीस ऑफ पेपर है जिसके पास ये नेगेटिव, जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे. ठीक है, क्या है इसमें? नेगेटिव चार्ज है, और ये कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऐसे. ठीक, अब नेगेटिव चार्ज इसमें पहले से प्रेजेंट है, इसमें मतलब दिस टू आर हैविंग सिमिलर चार्जेस. इसके पास भी नेगेटिव है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है. मैंने एग्जांपल समझा रहा हूं. ठीक है, मान लो ये एक पेपर है जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज फॉर्म को मैंने इसके पास लेकर आया हूं, तो इससे होगा क्या? तो अभी तो तुमको लग रहा होगा सर ये तो नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये तो रिपेल होना चाहिए, ये तो रिपेल होना चाहिए. ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हियर, मान लो ये है q एंड यहाँ पर चार्ज है स्मॉल q एंड q इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल q. ये दिस इज द फर्स्ट assumption, ये assumption होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ चार्ज q इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल q. अगर ऐसा होगा और इस चार्ज को इसके पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे इंडक्शन होगा. ड्यू टू इंडक्शन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गए. यस और नो? दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्रांसफर हियर एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव. दिस बिकम्स पॉजिटिव. अंडरस्टूड? ठीक, अब ये पॉजिटिव बन गया तो इसका मतलब अभी क्या होगा? दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली देयर विल बी अट्रैक्शन. कैसे देखो इनिशियली क्या था? देखो इनिशियली मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और ये जो नेगेटिव चार्ज है स्मॉल q, इट इज वेरी मच लेस देन कैपिटल Q. अभी तुम्हें देख कर लगना होगा सर ये तो पक्का रिपल्शन होगा क्योंकि सेम या फिर सिमिलर चार्जेस हैं. लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मुझे पहले इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा, तो इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव. ये पॉजिटिव बन जाएगा तो क्या ये अट्रैक्ट नहीं करेगा? यस, ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज मोर देन द रिपल्शन. या फिर इंटेंसिटी ऑफ द अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन. अंडरस्टूड? आगे समझ में? चल और एक क्वेश्चन लेंगे. अच्छा, doesn't charging the mass of the body changes? क्या मास ऑफ द बॉडी चेंज होता है इन केस ऑफ चार्जिंग? यस, चेंज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू जो है दैट इज 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. जो भी है एक छोटा सा अमाउंट भी है क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक छोटा सा वैल्यू है. अगर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बहुत ही माइन्यूट सा मास क्या होता है? ट्रांसफर होता है, बट होता है. अंडरस्टूड? चल और एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन. व्हाई थर्ड होल इन द सॉकेट प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड फॉर ग्राउंडिंग? जब अपने घर हाउस होल्ड में जो सॉकेट होता है ना, प्लग एंड सॉकेट होता है, आपने देखा होगा ऐसा होता होगा सॉकेट. ये होता है लाइट, दिस इज फॉर लाइफ वायर. ठीक है, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज फॉर अर्थिंग. एक बड़ा सा होल होगा बीच में. ठीक है, दिस इज फॉर अर्थिंग. व्हाई इट इज प्रोवाइडेड? इट इज प्रोवाइडेड बिकॉज अगर मान लो मेरे पास एक इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, और उसका जो सरफेस है, मतलब बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल. क्या है ये? मेटल से बना है. ठीक है, मान लो ये मेटल से बना है. अगर मान लो मेटल से कोई बड़ा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसे, ठीक है, अगर ये मान लो लाइव वायर जो है, अगर ये कहीं पे टच हो गया, यहाँ पे टच करो
हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसे टच करूं, इस बॉडी को टच करूं, आई विल गेट अ शॉक, ठीक है। लेकिन अगर अर्थिंग होगा, अर्थिंग मतलब क्या है, दिस वन इज कनेक्टेड टू द बॉडी एंड दिस इज अगेन कनेक्टेड टू द व्हाट, अर्थ। तो अगर मैं टच करता भी हूं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द व्हाट, ग्राउंड, तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? दैट इज द रीजन व्हाई दिस अर्थिंग इज प्रोवाइडेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। इज अट्रैक्शन एंड ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या अट्रैक्शन ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है? क्या अट्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा कि दोनों में चार्ज बॉडीज हैं? यस, नहीं, अट्रैक्शन इज नॉट ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन इज नॉट ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्यों? अभी हमने एग्जांपल देखा, इन केस ऑफ इंडक्शन, व्हेन यू रब ए गम on your hair, then and if you bring this charge from here, the tiny pieces of paper जो कि initially neutral थे, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों अट्रैक्ट हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में चार्ज क्या था, सिमिलर था। दोनों में ये तो एक तो न्यूट्रल था पहले, और एक तो कॉम जो है वो तो चार्ज था, लेकिन टाइनी पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल था। अब दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि इट्स ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तभी कर सकते हैं दोनों बॉडी क्या हो, अगर रिपेल करे, रिपेल अगर करेगा तो इसका मतलब दोनों में चार्ज क्या है, अनलाइक चार्जेस आर प्रेजेंट। अगर लाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर अनलाइक चार्जेस, सॉरी, अगर लाइक चार्जेस नहीं भी है, मान लो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरा न्यूट्रल है, तो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसा हमने देखा भाई बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Is repulsion is a true test of electrification? Yes, it is a true test of electrification. Next is, why does a phonograph record attract dust particles just after it is played? जो फोनोग्राफ होता है ना, जो पुराने जमाने का जो रेडियो कैसेट, सॉरी, ऑडियो कैसेट्स होते थे राउंड शेप में, ठीक है, वैसे चल रहा था, ठीक है। जब उसे क्लीन करते हैं तो उसे होगा क्या, ड्यू टू फ्रिक्शन इट बिकम्स चार्ज। अंडरस्टूड? और जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उसको क्या करता है, वो उसको इंड्यूस करता है। ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट, चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन दोस डस्ट पार्टिकल्स एंड दोस डस्ट पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टू द फोनोग्राफ रिकॉर्ड, एंड हम बोल सकते हैं कि जो फोनोग्राफ का रिकॉर्ड का सरफेस है उसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जमा होते हैं। एज इन द सेम केस ऑफ ए प्लास्टिक कॉम एंड टाइनी पीस ऑफ पेपर, सेम कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? So this is all about your what is that introduction part. Next part we'll discuss about the Coulomb's law. Okay.